Hello everyone, this is Dr. Anjana from Global Institute for Competitive Exams. So today is the fifth lecture of the video lecture series regarding current affairs and we will discuss about the month of June 2020. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ बिकॉज आजकल मुझे काफ़ी फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं जिसमें कि स्टूडेंट्स ये डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें इन सारी जो वीडियोस हैं इनकी पीडीएफ चाहिए। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसके लिए एक सिंपल सा काम करिए आप कि ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसी नाम से आप जो एक ऐप है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और मुझे इस फ़ोन नंबर पे आप मैसेज है ज़रूर कर दीजिए और वहाँ पे आप उस मैसेज में डाल दीजिए अपनी रिक्वेस्ट दैट यू वांट पीडीएफ फॉर द करंट अफेयर्स। तो उससे मैं क्या करूँगी, मैं आपको एक ग्रुप में डाल दूँगी जिससे ऑटोमेटिकली ही जब आप जो ऐप है उसको डाउनलोड करेंगे तो आपके पास ये पहुँच जाया करेंगी और इसके साथ ही आपको जो वीडियोज़ हैं वो ऑलरेडी आप यूट्यूब पे देख पा रहे हैं, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और सबसे पहले हम जून के मंथ में जो है वो बात करेंगे इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स की। तो सबसे पहली रिपोर्ट है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ऑफ 2020 और इसको रिलीज करता है कौन, यूनाइटेड, दैट इज यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। द रिपोर्ट टाइटल्ड एज वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020, इसका टाइटल है आपका इंटरनेशनल प्रोडक्शन बियॉन्ड द पैंडेमिक। और इसमें जो मेन बात कही गई वो क्या है, द रिपोर्ट मॉनिटर्स द ग्लोबल एज वेल एज रीजनल एफडीआई ट्रेंड्स। तो मेनली इसमें एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ट्रेंड्स को स्टडी किया गया है एंड ऑल्सो डॉक्यूमेंट्स द नेशनल एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी डेवलपमेंट्स। और जो फोकस है वो बेसिकली डेफिनेटली नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के ऊपर है और इसकी फाइंडिंग्स जो है वो बताती हैं हमें, इसमें फोरकास्ट है आपका ग्लोबल एफडीआई को लेके एंड स्टेट्स दैट द ग्लोबल एफडीआई फ्लोज टू डिक्रीज, ये कम होगा अप टू 40% इन 2020 एंड फ्रॉम देयर 2019 वैल्यू। सो 2019 वैल्यू के कंपैरिजन में 2020 के अंदर जो है हमारा ग्लोबल एफडीआई फ्लो में डिक्रीज आया है, दैट इज अराउंड 40%। अगर वैल्यू में देखें तो 1.54 ट्रिलियन, जो कि मच एक्सपेक्टेड है डेफिनेटली। कोरोना के टाइम पीरियड के अंदर जितने भी हमारी ट्रेड एक्टिविटीज़ हैं, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ हैं, सारी की सारी रुक गई थी, तो इस वजह से ये जो ट्रेंड है इसमें काफ़ी डिक्लाइन आया है। द इन्वेस्टमेंट फ्लोज आर एक्सपेक्टेड टू स्लोली रिकवर, लेकिन इसमें रिकवरी आएगी, लेकिन आएगी देखो कब तक, स्टार्टिंग फ्रॉम 2022 टू बी लेड बाय ग्लोबल वैल्यू चेन्स। और ग्लोबल वैल्यू चेन्स की वजह से 2022 तक इसमें रिकवरी आएगी। एज पर द रिपोर्ट ग्लोबल एफडीआई इज प्रोजेक्टेड टू डिक्रीज बाय फर्दर 5 to 10% इन 2021। आगे चल के भी नेक्स्ट ईयर में डिक्रीज ही होगा फॉलोड बाय अ रिकवरी और 2022 तक जो है वो इसकी रिकवरी रिपोर्ट कर रही है। And report mentioned that among developed countries, FDI flows to Europe are expected to fall by 30 to 45%. Developed nations में भी 30 से लेके 45% तक का डिक्लाइन है and the developing economies are expected to see the biggest fall in FDI. So very bad news for us कि डेवलपिंग के लिए तो और ज़्यादा जो है इसके अंदर फॉल होगा। रिगार्डिंग इंडिया द एफडीआई इंक्रीज बाय 20% टू जो है 51 बिलियन इन 2019, सस्टेनिंग द कंट्रीज अपवर्ड एफडीआई ट्रेंड। 2019 तक जो है एफडीआई का काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ, अराउंड 20% इंक्रीज हुआ था इंडिया में एंड इंडिया हैज़ जम्प्ड फ्रॉम, और 2019 में अगर हम देखें तो इंडिया की बेटरमेंट की वजह से उसकी जो रैंकिंग है वो भी बेटर हुई। सो इंडिया हैज़ जम्प्ड फ्रॉम 12th पोजीशन 2018 टू 9th पोजीशन 2019। तो ओवरऑल 2019 तक हमारा एफडीआई फ्लो बहुत अच्छा था, लेकिन 2020 में डेफिनेटली सबका जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइनिंग ट्रेंड शो हो रहा है और 2022 तक जाके ये इसकी रिकवरी हो पाएगी। नेक्स्ट इज नेशनल रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस। इसके अंदर क्या है, इसको रिलीज किया गया है अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, याद रखिएगा इस चीज को। उसका टाइटल है असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन। तो इंडिया का ही फोकस है इसके अंदर और ये हमें क्या बताता है दैट इंडियाज एवरेज टेम्परेचर हैड राइजन बाय 0.7 डिग्री सेल्सियस
between 1901 to 2018, citing the emission of greenhouse gases as the key reason of the temperature rise. जब कभी भी कोई भी इन्वायरमेंट के साथ रिलेटेड रिपोर्ट होती है, चाहे इंटरनेशनल हो या फिर इवन अगर हमारे नेशनल लेवल पे भी हो, ये हमेशा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो क्लाइमेट चेंज के साथ रिपोर्ट है, डेफिनेटली आने वाले जितने एग्जाम्स हैं उसमें इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें थोड़ा डाटा आपको याद करना पड़ेगा। 1901 से लेके 2018 तक जो है 0.7 डिग्री का सेल्सियस का जो है एवरेज इंक्रीज आया, एंड द रीजन इज सेम, दैट इज योर ग्रीन हाउस गैसेज, एंड द टेम्परेचर विल इंक्रीज बाय 4.4 डिग्री सेल्सियस बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी, और सेंचुरी के खत्म होते होते तो 4.4 डिग्री का इंक्रीज है। And about the monsoon, it shows that the precipitation over North India has reduced by 6%. नॉर्दर्न इंडिया में आपकी मॉनसून कम होती जा रही है बिटवीन 1951 टू 2015, मोस्ट रिसेंट स्टडी है 15 तक, बिकॉज ऑफ द पोल्यूटिंग एरोसोल्स, दैट इज ब्राउन क्लाउड, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स इंक्रीज हो गए हैं, राइट। एंड द मॉनसून इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बिकम मोर एक्सट्रीम इन द अपकमिंग डिकेड्स, और आगे चल के भी जो मॉनसून का बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ने वाला है। It also predicts that April-June heat wave to become 4 times, heat wave बढ़ती जा रही है, 4 गुना और ज़्यादा बढ़ जाएगी, more frequent by 2099, जब तक ये सेंचुरी खत्म होगी, as compared to that of 1976 to 2005। आने वाले टाइम में हीट वेव और बढ़ने वाली है, जिससे कि सी लेवल भी हमारा इंक्रीज हो रहा है। सो इट स्टेटेड दैट द सी लेवल नियर मुंबई इज राइजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर डिकेड, while it is 5 सेंटीमीटर पर डेकेड ऑफ द बंगाल कोस्ट। बंगाल कोस्ट के ऊपर इनफैक्ट और ज्यादा हमारा सी लेवल जो है वो राइज हो रहा है। इट मेंशन्ड दैट सरफेस टेम्परेचर्स in the Indian Ocean and including Bay of Bengal and even Arabian Sea have increased by 1 degree Celsius। तो आपका जो टेम्परेचर वाटर का है वो भी ऑन द राइज है between 1951 to 2015, which is higher than the global average। ग्लोबल एवरेज से इनफैक्ट हमारा टेम्परेचर ज़्यादा राइज हो रहा है, इनफैक्ट वाटर बॉडीज का भी। तो ये बिल्कुल भी अच्छी निशानी नहीं है। इसके साथ ही इट ऑल्सो शोज दैट द फ्रिक्वेंसी ऑफ वार्म डेज एंड नाइट्स इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज अप टू 55% एंड 70% रिस्पेक्टिवली। तो हीट जो है वो कंपैरेटिवली बढ़ती चली जा रही है हमारे खुद के कंट्री के अंदर भी, बिकॉज ऑफ डेफिनेटली पोल्यूशन, जो हम ग्रीन हाउसेस गैसेस को जो है उसकी एमिशन को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। नेक्स्ट इज यूनियन HRD मिनिस्टर रिलीज 5th एडिशन ऑफ इंडिया रैंकिंग 2020 ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो हमने खुद ही अपनी रैंकिंग जो है वो निकाली है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को लेके। इसमें और बहुत सारे इंस्टीट्यूट का जिक्र है, लेकिन जितने प्रोमिनेंट आपको चाहिए उतनी ही मैं डिस्कस कराऊंगी। सो द रैंकिंग फ्रेमवर्क इवेलुएट्स इंस्टीट्यूशंस ऑन 5 ब्रॉड जेनरिक ग्रुप्स ऑफ पैरामीटर्स। पैरामीटर्स हमेशा हर एक रिपोर्ट के हमें कर लेने चाहिए। तो इसके अंदर पैरामीटर्स एक तो है आपका TLR, दैट इज टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज, देन रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, देन ग्रेजुएशन आउटकम्स कितनी है उस इंस्टीट्यूट की, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, एंड फाइनली इज योर परसेप्शन रेट। ठीक है, नाउ रैंकिंग्स आर बीइंग अनाउंस्ड फॉर इंडियाज बेस्ट यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस इन 10 कैटेगरीज। तो 10 कैटेगरी के अंदर इसमें उन्होंने देखा है, जिसमें आप देख लीजिए, तो ओवरऑल कैटेगरी है, एक यूनिवर्सिटी लेवल है, इंजीनियरिंग है, कॉलेज वाइज, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, डेंटल, आर्किटेक्चर एंड लॉ। तो डेफिनेटली इतने सारे तो लर्न करने पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस तरह की आपकी इंस्टीट्यूशंस की रिपोर्ट है, कौन से आपके पैरामीटर्स हैं वो लर्न करना है, और उसके साथ साथ ओवरऑल कैटेगरी में आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए कि ओवरऑल कैटेगरी में कौन से इंस्टीट्यूट जो हैं वो टॉप रैंकर है। इसमें सबसे पहले है हमारा IIT मद्रास, देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IIS जो है दैट इज बेंगलुरु, दैट इज सेकेंड नंबर, देन थर्ड इज IIT दिल्ली, देन IIT बॉम्बे, देन IIT खड़गपुर। ठीक, तो इतना सा जो है आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट रिपोर्ट इज रिगार्डिंग स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स फॉर 2019-20, और ये जो है रिलीज करता है आपका FSSAI, दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसके अंदर इन्होंने 5 पैरामीटर्स लिए हैं फूड सेफ्टी को लेके, और ये हमारे पैरामीटर्स में क्या क्या आता है। पहला है हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल डाटा, देन कंप्लायंस रेट कितना है, देन फूड टेस्टिंग फैसिलिटी, ट्रेनिंग, एंड फाइनली कैपेसिटी बिल्डिंग बिसाइड्स
योर कंज्यूमर एम्पावरमेंट। तो ये इन बेसिस के ऊपर जो है इन्होंने चेक किया, और विनर्स के में भी आगे लेवल्स हैं, लार्ज स्टेट अलग से लिए, स्मॉल स्टेट्स और यूटीज को अलग से हैंडल किया। नाउ फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ द विनर्स। तो लार्ज स्टेट में आपके रैंक्स देखें तो गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र है। स्मॉल स्टेट्स में अगर हम देखें तो गोवा, मणिपुर, मेघालय आता है। और अगर यूटी की बात करें तो सबसे टॉप में है चंडीगढ़, दिल्ली, फिर है अंडमान आइलैंड्स, राइट। Next report is regarding Environmental Performance Index of 2020. Now it has been released by Yale Center for Environmental Law and Policy, Yale University की है, उसके साथ एंड सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क, कोलंबिया यूनिवर्सिटी की है। तो ये कोलैबोरेशन के साथ जो है वो आपका इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज करते हैं। इसको इन शॉर्ट हम EPI कह देते हैं। सो EPI हैज रैंक्ड 180 कंट्रीज by using 32 performance indicators, और इसकी फाइंडिंग्स है द इन्वायरमेंटल EPI इंडेक्स जो है was topped by डेनमार्क with EPI स्कोर इज 82.5। एग्जैक्टली स्कोर याद रखने की जरूरत नहीं, अंदाजा ले लीजिए कि 82 पॉइंट से है और बाकियों का जस्ट फ्रैक्शन से ही डिफरेंस आया है। तो सबसे टॉप में जो है वो आपका इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस डेनमार्क की है, देन इज लग्जमबर्ग, ठीक है, अगेन 82.3, देन स्विट्जरलैंड 81.5, देन यूके 81.3 एंड फाइनली फ्रांस। तो ये कुछ कंट्रीज है जिन्होंने टॉप किया है। एंड इंडिया का रैंक है 168 अलॉन्ग विद, देखिए कैसे कंट्रीज के साथ, घाना आउट ऑफ 180 कंट्रीज। तो 168 रैंक पे इंडिया और घाना आए हैं। टोटल 180 कंट्रीज में से हमारा 168 रैंक है एंड विद एन EPI स्कोर हमारा है सिंपली 27.6 इन 2020 इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। और लाइबेरिया जो है दैट स्टूड एट द बॉटम, और बॉटम की रैंकिंग है हमारी 22.6। नेक्स्ट फिर से बात करते हैं अब हम India in the Environmental Performance Index 2020. The report states that India struggled to perform well on several of the 2020 EPI's environmental issue categories. तो स्पेसिफिकली इंडिया को लेके क्या बात हुई इसके अंदर कि यहाँ पे हमें दिक्कत आ रही है, सच एज एयर क्वालिटी को लेके इंडिया में बहुत दिक्कत है। एट विच द कंट्री वॉज प्लेस्ड एट 179th पोजीशन। अगर सिर्फ एयर क्वालिटी की बात करें तो वहाँ पे हम 179th पोजीशन पे हैं, जस्ट अबव पाकिस्तान विच स्टूड एट 180th लास्ट पोजीशन पे है। India was placed at 148th position in the world in the issue category, that is biodiversity and habitat, उसमें थोड़े से बेटर हैं and hence failing to maximize the conservation capacity। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हम कंजर्वेशन अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं ऑफ इट्स प्रोटेक्टेड एरियाज, हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज की। And India was placed 106 in the world on climate change mitigation। climate change को लेके भी हमारा सिर्फ 106 नंबर ही है। तो ये एग्जैक्टली इंडियन रिपोर्ट है डिटेल में जो डिफरेंट इंडेक्सेस की बात करती है। देन नेक्स्ट इज ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। इसको कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड बैंक, और इसकी फ्लैगशिप रिपोर्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जून 2020 की, ये टाइटल है इसका। एंड द रिपोर्ट असेस द इम्प्रेशन ऑफ द पैंडेमिक एंड ऑल्सो एग्जामिन द पॉसिबल कोर्सेज एंड आउटकम्स। तो पैंडेमिक में क्या क्या हमें फर्दर जो है कोर्सेज लेने चाहिए, क्या क्या उस बेटरमेंट के लिए करना चाहिए, क्या एट प्रेजेंट सिचुएशन है, तो उसको लेके रिपोर्ट है। पहले भी इस तरह की रिपोर्ट आई थी तो कंटिन्यूएशन में ही है। नाउ रिपोर्ट फोरकास्ट 5.2% contraction in the global GDP in 2020, which is the deepest global recession in 8 decades that the world has witnessed। पिछले 80 सालों की ये सबसे ज़्यादा बुरी जो है वो हमारी contraction है GDP की। and the GDP of India is expected to contract by 3.2% in 2020 while it is expected to expand by 3.1% in 2021। 21 में थोड़ी betterment के chances हैं। The GDP of advanced economies is expected to contract by 7% in 2020 and the GDP of the emerging markets and developing economies जैसे कि इंडिया है, चाइना है, is expected to contract by 2.5% in 2020। तो हमारे जैसे कंट्रीज की 2.5% तक आपकी contraction है इस साल के अंदर। GDP of चाइना जो है is expected to become slow by 1%, लेकिन चाइना की GDP सिर्फ 1% तक ही डिक्लाइन करेगी 2020 के अंदर।
नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नेचर इंडेक्स 2020। इंडिया हैज़ बीन प्लेस्ड एट 12th पोजीशन ग्लोबली इन द साइंस रिसर्च आउटपुट। तो नेचर इंडेक्स किसकी बात करता है? साइंस रिसर्च की बात करता है। टॉप 5 पोजीशंस है यूएस के लिए, चाइना, जर्मनी, यूके एंड जापान। एंड इंडियन इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनका अगर हम ग्लोबल रैंक देखें तो 3 को सिर्फ जो है वो ग्लोबल रैंक अच्छा मिला है, और उसके अंदर पोजीशनिंग कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन कुछ आ पाए हैं रिसर्च को लेके। एक तो CSIR ही है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसका आया है 160th रैंक। और दूसरा जो हमारा इंस्टीट्यूट है दैट इज IISc बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, 184th रैंक पे है। देन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है इसका 260th रैंक है। तो 3 हमारे इंस्टीट्यूट भी इसके अंदर अपीयर हुए हैं, जबकि रैंक्स बहुत बुरे हैं। नेक्स्ट है सिप्री ईयर बुक 2020। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, in short SIPRI, has launched SIPRI Yearbook 2020. The yearbook assesses the current state of armaments, disarmaments and international security. तो कोई भी रिपोर्ट किस चीज़ के बारे में है, इसको लेके आपको क्वेश्चंस आते हैं, प्लस किसने इसको रिलीज किया था। Now, in accordance with the Yearbook 2020, from 2019 there is a rise within the nuclear weapons stockpile of India and China. ओवरऑल सबसे ऊपर यूएस है न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर, देन रशिया, देन यूके, फ्रांस, चाइना, और इंडिया का जो है वो 6th नंबर है न्यूक्लियर आपके वेपन्स में। नेक्स्ट रिपोर्ट इज अबाउट ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन प्रिवेंटिंग वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन 2020। इट हैज बीन रिलीज्ड बाय WHO, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज यूनेस्को। इसके साथ ही स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल ऑन वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन एंड द एंड ऑफ वायलेंस पार्टनरशिप। तो ये सारी एजेंसीज इसको रिलीज करती हैं। द रिपोर्ट टेल्स अस अबाउट द प्रोग्रेस दैट द कंट्रीज हैव अचीव्ड इन इम्प्लीमेंटिंग एक्टिविटीज टू अटेन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट्स ऑन एंडिंग वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन। And the report aims to analyze if the governments have national plans of action, policies as well as laws that are in line with those identified as effective by INSPIRE. तो INSPIRE फ्रेमवर्क के अंडर जो भी गाइडलाइंस हैं वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए, उनको लेके लॉज बनाने के लिए स्पेसिफिकली अगेंस्ट चिल्ड्रन, तो क्या डिफरेंट नेशंस जो हैं वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, इसको लेके एक रिपोर्ट जो है वो इस ईयर बुक में जो है वो डाली गई है। और इंस्पायर है क्या? इंस्पायर फ्रेमवर्क वाज लॉन्च्ड इन 2016, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट इज अ सेट ऑफ 7 एविडेंस बेस्ड एक्शन प्लान फॉर कंट्रीज टू एलिमिनेट द वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन। तो बच्चों को वायलेंस से बचाने के लिए गाइडलाइंस दी गई हैं, कुछ एक्शन प्लान दिया गया है, इसको एब्रीवेट किया गया है इंस्पायर के नाम से। तो इसके साथ जो एक्रोनियम है इसको भी एक बार स्टडी कर लेते हैं कि ये क्या इंडिकेट करता है। तो इंस्पायर के अंदर जो आई है ये डिनोट करता है द इम्प्लीमेंटेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ। आई स्टैंड्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, एंड डिनोट्स नॉर्म्स एंड वैल्यूज कि आप प्रॉपर नॉर्म्स जो हैं वो प्रिपेयर करें। S denotes safer environment, P denotes parents and caregiver support, I denotes income and economic strengthening, and R denotes the responses and support services, and E finally denotes education and life skill. तो इन सारे पॉइंट्स को लेके क्या डिफरेंट कंट्रीज जो है उन्होंने फ्रेमवर्क बनाया है, इनको इम्प्लीकेट किया है या नहीं। तो इसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो हमें बताती हैं, इट स्टेट्स दैट 80% ऑफ द नेशंस हैव एट लीस्ट 1 नेशनल एक्शन प्लान टू प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन। मतलब मैक्सिमम नेशंस ने इस तरह की प्लान डेफिनेटली बनाई है। It shows that only 1/5 of the countries has fully funded national action plan or plans that contain specific indicators on the prevalence of violence against children with baseline and target value। लेकिन सिर्फ 1/5 countries ही हैं जिन्होंने इस तरह की प्लान को properly fund भी दिया है, right? And it states that the laws against violence that
affect children along with the laws restricting exposure to alcohol and firearms are widely implemented but often inadequately enforced। तो लॉज अगर बने भी हैं तो स्पेसिफिकली इन सब चीज़ों को लेके, अल्कोहल को लेके, फायर आर्म्स को लेके प्रॉपरली इन्फोर्स नहीं किए गए हैं मैक्सिमम कंट्रीज के अंदर। नेक्स्ट है गवर्नमेंट लॉन्चेस चैंपियंस, और मैं आपको बता दूं इसके साथ रिलेटेड अभी आपका जो 6 दिसंबर को एग्जाम हुआ है प्रिंसिपल का, उस पर भी क्वेश्चन अपीयर हुआ है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तभी मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप बैक डेट से ज़रूर जो है वो करंट अफेयर करिए जितने भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं। तो चैंपियन जो है एक्रोनियम है, इट स्टैंड्स फॉर क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ recent processes for increasing the output and national strength। ये इसका कंप्लीट जो है वो एलैबोरेशन है। चैंपियन क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ रीसेंट प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग, क्या इंक्रीज करना है, आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। इसलिए फोकस किसके ऊपर है, ये पोर्टल है एक्चुअली। द पोर्टल इज इसेंशियल फॉर क्रिएटिंग द स्मॉलर यूनिट्स बिग बाय सॉल्विंग देयर ग्रीवियंसेस, encouraging, supporting, helping and hand holdings, and it is a real one stop shop solution for MSME ministry। तो ये एक्चुअली आपका MSME जो है सेक्टर है उसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है ताकि उनकी ग्रीवियंसेस को लिया जा सके और उनको बेटर किया जा सके, उनके साइज को स्मॉलर से यूनिट जो है वो बिग में लेके जाएं, उनको हम जो है वो सपोर्ट दें उन हैंड होल्डिंग्स को और उनके साइज को हम बड़ा कर सके, मतलब उनमें प्रोग्रेस आ सके इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए। तो ये आपका MSME सेक्टर के लिए है और ये MSME मिनिस्टर के अंडर ही जो है ये आपको पोर्टल प्रोवाइड किया गया है। तो स्ट्रेट सीधा यही क्वेश्चन आया था कि किसको लिंक करता है, तो किसको लिंक करता है, दैट इज रिलेटिंग टू योर MSME। ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को लेके ये पोर्टल तैयार किया गया है, राइट। नेक्स्ट इज द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, दैट इज ट्यूलिप, इसको एब्रीवेट करते हैं। नाउ इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE, मिनिस्ट्री ऑफ HRD, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, इन लोगों ने मिलके ये एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। किसके साथ लिंक्ड है? द प्रोग्राम एम्स टू प्रोवाइड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज टू फ्रेश ग्रेजुएट्स in all urban local bodies as well as small cities across the nation। तो ये स्मॉल आपके जितने भी स्मार्ट सिटीज़ हैं या अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं वहाँ पे जो आपके फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनको प्रोवाइड करता है इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। एंड एन अपॉर्चुनिटी जो है विल बी प्रोवाइडेड टू द यूथ ऑफ इंडिया वाइल ट्यूलिप प्रोग्राम इन ऑर्डर टू जनरेट न्यू आइडियाज टू रिफॉर्म अर्बन लोकल बॉडीज विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स एंड इनोवेशन मेथड। तो उनकी मदद से इनफैक्ट हम जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उसका भी सुधार कर सकें, ये इस तरह का प्रोग्राम बनाया गया है। नेक्स्ट है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। नाउ दिस विल बी लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम बिहार, बिहार से इसकी लॉन्चिंग है। इट इज़ अ मैसिव रूरल पब्लिक वर्क्स स्कीम दैट विल एम्पावर एंड ऑफर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज टू द रिटर्नी माइग्रेंट वर्कर्स एज वेल एज द रूरल सिटीजन्स। तो जो भी आपके माइग्रेंट्स वापस आए ड्यू टू कोरोना उनके लिए ये रूरल एरिया में है, रूरल पब्लिक वर्क्स जो है वो स्कीम है, माइग्रेंट्स को फोकस करते हुए और रूरल सिटीजन्स को फोकस करते हुए ये प्रोग्राम है। एंड द प्रोग्राम विल बी ज्वाइंड बाय द विलेजेस अक्रॉस 116 डिस्ट्रिक्ट्स। बिहार से शुरू होने के बाद 116 डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे आएगा 6 स्टेट्स के अंदर, ठीक है, थ्रू द कॉमन सर्विसेज सेंटर एंड कृषि विज्ञान केंद्र। तो ये आपके जो है सेंटर्स हैं 2, कृषि विज्ञान केंद्र और कॉमन सर्विस सेंटर, जो इस तरह के प्रोग्राम्स को इम्प्लीकेट करेंगे। और ये स्टेट्स कौन से हैं? 6, यूपी, MP, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड एंड बिहार। Now it will be a coordinated effort between 12 different ministries। बहुत सारी मिनिस्ट्रीज जो है यहाँ पे कर रही हैं काम, जो भी आपकी लोकल जितने भी आपका कह लो कि 3rd लेवल है हमारा इंस्टीट्यूशनल, तो वो पार्टिसिपेट कर रहा है, जैसे कि पंचायती राज हो गया, ठीक है,
रूरल डेवलपमेंट है, इनफैक्ट इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है, रेलवे है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस भी है, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है, माइंस एंड ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन है, टेलीकॉम है। ये सारी मिनिस्ट्रीज मिलके जो है वो इसको करेंगी। एग्रीकल्चर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड बॉर्डर एरियाज, रोड्स इनफैक्ट, राइट। तो नेक्स्ट इसके बाद हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट नेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। इंडिया इलेक्टेड एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंडिया को नॉन परमानेंट मेंबर जो है सिक्योरिटी काउंसिल में, उसके अंदर इंडिया की फिर से जो है एज अ नॉन परमानेंट कैंडिडेट जो है वो इलेक्ट हुआ है। एंड इंडिया हैज़ वन द इलेक्शन फॉर 2 years, 2 years टर्म होती है ये, आफ्टर विनिंग 184 वोट्स इन द 193 मेंबर्स जनरल असेंबली। तो जनरल असेंबली में हमारे 5 परमानेंट मेंबर हैं, 10 जो है वो नॉन परमानेंट है। तो उसके अंदर इंडिया को इस बार जो है वो सीट मिली है। एंड इंडिया वॉन द नॉन परमानेंट सीट फ्रॉम एशिया पैसिफिक कैटेगरी फॉर, हमारा जो टाइम पीरियड है 2021 से 22 टर्म का टाइम पीरियड है, विच विल बिगिन ऑन 1 जनवरी 2021। 2 साल का है, 21 से ये स्टार्ट होगा, लेकिन इलेक्शन के बेसिस पे पहले से ही डेफिनेटली इलेक्शन कंडक्ट हो जाती है। तो ये सीट जो है हमने जीती है। एंड अर्लियर इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ नॉन परमानेंट मेंबर, इससे पहले भी हम 7 बार जो है नॉन परमानेंट मेंबर बन चुके हैं। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत बार इंडिया जो है वो डिमांड कर चुका है टू बिकम परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इससे पहले वाला 7 बार बना, थोड़ा ईयर पे ध्यान दे दीजिएगा, 50, 51, 67, 68, 72, 73, 77, 78, 84, 85, 91, 92 एंड 2011, 12 जो है वो मोस्ट रिसेंट था। एंड इससे आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे, इनको भी हमारे साथ जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो सीट मिली है फॉर 2 years। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया brings all cooperative banks under supervision of RBI, very very important news। तो cooperative बैंक सारे हैं वो अभी RBI के अंडर जो है वो आ गए हैं। and government of India will bring an ordinance to bring all corporate banks under the RBI। now 1482 urban cooperative banks हैं and 58 multi-state cooperative banks will come under the supervisory powers of RBI। and RBI power as they apply to the scheduled bank will also apply to cooperative banks। तो सारी जितनी भी आपकी रूल्स हैं वो सब के सब अब अप्लाई होंगे, जिस तरह से कि शेड्यूल बैंक्स पे होते हैं वैसे ही कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर। दिस डिसीजन विल गिव एन अश्योरेंस टू मोर देन 86 million डिपॉजिटर्स इन दीज बैंक्स दैट देयर मनी अमाउंटिंग टू ₹4.84 trillion विल स्टे सेफ। तो एक तरह से कस्टमर्स को थोड़ा सा अश्योर करने के लिए जो कोऑपरेटिव बैंक्स के साथ है कि वो नहीं घबराएं, बिकॉज अब आरबीआई के कंट्रोल के अंडर है एग्जैक्टली आपके कोऑपरेटिव बैंक्स। नेक्स्ट इज डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। ये किसका है? नीति आयोग का। नीति आयोग ने लॉन्च किया है एंड दिस प्रोजेक्ट इन कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम टू डेवलप ए पाथवे टुवर्ड्स लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर इंडिया एंड इट विल डिजाइन टेलर मेड ट्रांसपोर्ट। और इंडिया के लिए ये हम कोशिश करेंगे और इसके अंदर टेलर मेड ट्रांसपोर्ट में जो एमिशन असेसमेंट फ्रेमवर्क होगा फॉर इंडिया एंड फैसिलिटेट द गवर्नमेंट विद ए कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ present as well as future transport activities along with the related CO2 emission। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी किस तरह से होनी चाहिए और CO emission को उसको हम कैसे कम करें, इस चीज़ को लेके एक पर्टिकुलर जो है वो प्रोग्राम तैयार किया गया है। नेक्स्ट देन यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स 2% इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन शिशु लोन्स अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। सो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इस टाइम पे न्यूज में है क्योंकि इसमें 2% इंटरेस्ट कम किया है शिशु लोन्स पे, ठीक है, टू एलिजिबल टू द बोरोवर्स एंड द लोन एक्सटेंडेड फॉर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज अप टू 50,000 रुपीज तक का आपका ये लोन होता है, जिसको कि हम शिशु लोन कैटेगरी के अंदर रखते हैं। इसमें 2% इंटरेस्ट जो है वो आपको कम देना पड़ेगा। द मेंबर lending institutions such as scheduled commercial banks, non-banking financial companies, micro-financial institutions registered with Mudra Limited are responsible for extending the above loan। तो जो भी ये प्रोवाइड करते हैं आपको उन सबको ही 2% की सबवेंशन देनी पड़ेगी। The interest subvention would be applicable
फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, ये 1 साल के लिए ही है, बिकॉज कोविड के टाइम पे फोकस करते हुए दिया गया है. द स्कीम वुड बी एप्लीकेबल टू लोन्स विच आर आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st March 2020 एंड द इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. तो सिडबी के अंडर जो है ये आपको इंटरेस्ट सबवेंशन जो है उसको इम्प्लीकेशन कराया जाएगा, राइट. तो ये कुछ आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी फॉर द मंथ ऑफ जून. अभी मैं इसको कंटिन्यू करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप इसको तैयार करिए. सो मिलते हैं जल्दी ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन थैंक यू सो मच.